जैसा कि मैं आपके लिए फर्स्ट टाइम जो एक लास्ट में टॉपिक था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वी क्लियर इट एंड उसमें मैंने उसको जो पूरा कॉन्सेप्ट था मैंने बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ और स्टोरी की तरह के वे में मैंने समझाया था। मुझे लगता है अभी भी मुझे होप है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मैंने सिर्फ कि वहाँ उस टाइम पे कंट्री किस तरह से इन्वॉल्व हुई, उसके रीजंस क्या थे, मैंने वो उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इस तरह से कवर किया था। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के में जो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके अंदर जो हार हुई वो जो सेंट्रल पावर की हार हुई। उस सेंट्रल पावर के अंदर जर्मनी और हंगरी आ रहे थे। इटली ने एक तरीके से मैं बात बताऊंगी क्योंकि इटली शामिल तो हुई थी, पहले स्टार्टिंग में उन्होंने मना कर दिया था कि हम शामिल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे अटैक किया जा रहा है, ना कि अटैक हो रहा है आपके ऊपर, तो इसमें हम बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। मगर बाद में इटली ने वॉर ज्वाइन किया था फ्रॉम द साइड ऑफ द अलाइड पावर। वो हुआ ऐसा था कि एक टाइम पे इटली ने इंग्लैंड से यही सीक्रेट अलायंस किया था और उसी सीक्रेट अलायंस की वजह से इटली ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को धोखा दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। फाइनली वो एट द टाइम ऑफ वॉर वो उनके साथ शामिल हो गई थी। तो इस तरीके से जर्मनी और हंगरी हार गए थे। तो जर्मनी जब हार गया, जर्मनी और हंगरी हार गया, तो जो अलाइड पावर थे जो उस टाइम पर जो ये कहते हैं यूके था, ग्रेट ब्रिटेन था और ये इटली था और फ्रांस था, ये यूएसए था, इन सब कंट्रीज़ ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक ट्रीटी के थ्रू जर्मनी के ऊपर काफ़ी लोड, काफ़ी पेनल्टी डाली थी। हम उसी वर्सराय ऑफ ट्रीटी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सराय के बारे में जानते हैं। हुआ ऐसा था कि जब ये जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी हार गए थे, तो ऐसा हुआ कि जब ये ट्रीटी बनी या फिर 1980 के बाद जब जो ये अलाइड पावर जीत गई, इन्होंने काफ़ी बुरी तरीके, इनको काफ़ी गुस्सा था जर्मनी के ऊपर। इन्होंने इतना बर्डन, इतना अमाउंट, इतना पेनल्टी ऑस्ट्रिया हंगरी पे नहीं डाली जितना कि जर्मनी पे डाला गया, क्योंकि जर्मनी उस टाइम काफ़ी पावरफुल कंट्री थी। उसके पास आर्मामेंट, बिग आर्मी, सब कुछ था, रिसोर्सेज था। आप मानेंगे नहीं कि एकेडमिक भी जर्मनी उस टाइम बहुत हाई था, क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, काफ़ी एकेडमिक वो 1871 से यही जर्मनी में ही चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो जर्मनी के अंदर थी। तो जर्मनी कितना डेवलप था सभी को पता था। तो लोगों को, बाकी जो कंट्रीज है उनको फील भी हुआ अगर जर्मनी की ही जो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ दिया गया तो फिर दोबारा से वॉर नहीं हो सकता, फिर इनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि दोबारा उठ जाए। तो इसके अंदर देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर टर्म्स क्या थे ट्रीटी के। मैंने ग्राफ के थ्रू एक ग्राफ बना रखा है, मैं धीरे धीरे हर एक चीज़ को क्लियर करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले तो जर्मनी के ऊपर एक बहुत बड़ी पेनल्टी डाली गई कि भाई आपने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है, तो आपको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो जर्मनी वैसे ही टूट चुका है वॉर के अंदर, उसके सब पैसे ख़त्म हो चुके हैं, इकोनॉमिकली वो पूरी तरीके से वीक हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है कहा जाए तो, मगर सब कंट्री जानते हैं कि उसके पास कुछ नहीं बचा है। मगर उसके बाद भी जो डेवलप कंट्री थी, जितने भी यहाँ पे अलाइड पावर थे, उन्होंने इनके ऊपर पेनल्टी डाली। वॉर में जो डैमेज हुआ था, वॉर डैमेज का जो पेनल्टी था वो था 6600 मिलियन पाउंड्स। ठीक है, ये उस टाइम की सबसे बड़ा अमाउंट था। इसे पूरा इनह्यूमैनिटेरियन पेनल्टी डाली गई थी उस टाइम पर। बाकी जो हिस्टोरिकल थिंकर्स हैं वो भी इसके बारे में क्रिटिक्स ही लिखते हैं कि इतनी बड़ी पेनल्टी उस टाइम पर अगर ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर भी डाल दिया जाता तो वो भी पे नहीं कर पाता। इसको पे करने में कम से कम 1984 तक इन लोगों ने, जर्मनी ने इसे पे किया था, इतना बड़ा अमाउंट युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये था कि कहते हैं ना कि अगर उस टाइम पे अगर ये अमाउंट उस टाइम जर्मनी दे देता तो पूरा यूरोप बहुत बड़ी आर्थिक मंदी में चला जाता।
अगर एक साथ वो पैसा देता है, इतना बड़ा अमाउंट था ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो कंट्रीज थी, जो फ्रांस वगैरह जो कंट्रीज थी, फ्रांस की कंट्रीज ने सोचा कि इनकी आर्मी जो है सबसे बड़ा इशू है। जो आर्मी है, जो जर्मनी है वो अपनी आर्मी के लिए जाना चाहता था। उस टाइम पे जो जर्मनी की आर्मी थी वो 20 लाख थी, जो कि लिमिटेड कर दी गई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वो जो आर्मी थी वो 20 लाख से 1 लाख कर दी गई, जो कि किसी भी कंट्री की आर्मी इतनी छोटी तो नहीं होती। फिर इस आर्मी को बोला गया कि आप एज ए वॉलेंटियर काम करो। वॉलेंटियर का मतलब क्या कि आप अपनी कंट्री के अंदर ही, सीमा रेखा के बाहर नहीं, आप सीमा रेखा के अंदर पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी सिविल लोगों को सुरक्षित करने के लिए आप वहाँ काम करेंगे, ठीक है। वो भी हमसे पूछ के उसके बाद यहाँ पर उनको सबमरीन्स पे जाना अलाउड नहीं था, बैटलफील्ड पे जाना अलाउड नहीं था, एयरक्राफ्ट पे जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। और उनको हथियार बनाने का जो राइट था वो भी छीन लिया गया था। आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से एक कंट्री को डिमोरलाइज किया जा रहा है, पूरी तरीके से उसकी हर चीज़ छीन ली जा रही है। उसका जो वो डिसआर्मामेंट बनाता था, उसको पता था कि ये हथियार काफ़ी अच्छे हैं जर्मनी के पास, तो सारे हथियार छीन लिए गए। और जो वो था कि एक बिल भी दिया गया कि भाई इस बिल के अकॉर्डिंग तो हथियार नहीं बना सकते। डीमिलिटराइज कर दिया गया पूरी की पूरी जर्मनी को, कि आपके पास मिलिट्री रखने का भी अधिकार नहीं है, वो मिलिट्री लिमिटेड होगी और वो ये काम करेगी। इस तरीके से पूरी जो मिलिट्री थी उसे पूरी तरह से अपंग बना दिया गया था। अब अगर कॉलोनीज जो जर्मनी ने इस ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग खो दी थी उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे जो उसकी ओवरसीज जितनी भी कॉलोनीज थी वो सब छीन ली गई। दूसरा, चाइना और अफ्रीका में थोड़ी बहुत कॉलोनीज थी जर्मनी की, वो भी उससे बोला गया कि इसे ही वापस कर दो। बेल्जियम को बोला वापस कर दो। बेल्जियम याद है जब फ्रांस के ऊपर अटैक किया था तो बेल्जियम पे कवर सबसे पहले अटैक किया था, वो छोटी सी जो कंट्री बीच में पड़ रही थी, तो बेल्जियम को वापस कर दो, ठीक है। और फिर चेकोस्लोवाकिया भी उसी टाइम आज़ाद कर दिया गया। ये सब जर्मनी के अंदर हुआ करता था। ये हुआ 81 आर्टिकल 81 से 119 के बीच में इसे आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। ये आर्टिकल जो मैं बता रही हूँ ये वर्सराव ट्रीटी के अंदर की आर्टिकल है, ठीक है। और फिर इसके बाद राइनलैंड जो है, उसका राइनलैंड का एरिया है वो भी छीन लिया गया। उसमें भी जर्मनी को बैन कर दिया गया कि राइनलैंड जो एरिया है वहाँ पे जर्मनी नहीं जा सकती, क्योंकि सारी मिलिट्री एक्टिविटीज़ यहाँ हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद जर्मनी को कंपेयर किया गया कि भाई आप सार्क बेसिन का जो एरिया है जहाँ पे कॉयल माइन्स है जर्मनी की, क्योंकि जब वॉर छिड़ा तो कॉयल का बहुत बड़े लेवल पे यूज़ हुआ, क्योंकि कॉयल से जनरली जो न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एनर्जी को जनरेट करने के लिए कॉयल को यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे, कॉयल माइंस को बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया गया था। तो ये भी एक वीकनेस थी जर्मनी की जो उन्होंने ले ली कि भाई ये सार वाला एरिया ये भी हमें दे दो। फिर फ्रांस ने क्या किया, अपना ये जो है अलास्का लॉरेन वाला जो एरिया है वो भी ले लिया। ये अलास्का लॉरेन वाला एरिया यहाँ पे था। जब जर्मनी ने यहाँ बेल्जियम पे अटैक किया तो जर्मनी से ये बेल्जियम से अटैच करता हुआ ये एरिया था, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साई के आर्टिकल 51 के अंदर फ्रांस को उसका जो एरिया था जिस पे जर्मनी ने कब्जा किया था, अलास्का लॉरेन, ये जो बेल्जियम से सटा हुआ एरिया था, इस पे जो था कि जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। तो फ्रांस हमेशा डरता था कि जर्मनी को अगर फिर दोबारा से आज़ादी दे दी गई और ये एरिया उसके पास रहा, वो कभी भी हमारे ऊपर दोबारा अटैक कर देगा, इसलिए सबसे पहले ये एरिया भी जर्मनी से ले लिया गया, ठीक है। तो एक तरीके से जर्मनी के हाथ पैर सब काट दिए गए। उसका जो नेवी थी, उसकी नेवी थी वो ले ली गई, सारे नेवल शिप ले लिए गए। उसका स्पेशल बोट जो यू बोट के नाम से मैंने लास्ट टाइम बताया था, सारे यू बोट जो थे उसके वो छीन लिए गए उससे, कि आपके पास कोई अधिकार नहीं कि आपको यू बोट चलाएंगे। तो ये और जितने भी सबमरीन्स थे वो छीन लिए गए। उनको सिर्फ 6 बैटलशिप दे दी गई कि तुम 6 बैटलशिप जो है सिर्फ यही तुम्हारा है, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसी संधि थी जिसपे जर्मनी को बहुत गुस्सा भी आया था, उसे एक्सेप्ट, मगर एक मजबूरी के तहत उसे
एक्सेप्ट कर लिया गया। वैसे तो बोलते हैं पीस ट्रीटी थी, मगर ये कहीं से भी पीस ट्रीटी नहीं थी। ये अगर सही बोले तो ये कंपेरिशन ट्रीटी थी, जिसे जर्मनी ने बहुत मजबूर होके, बहुत ही कंपेल्ड होके साइन किया था। उसके बाद जब ये ट्रीटी साइन कर ली गई थी तो उस टाइम पर उसके जर्मनी के अंदर भी विद्रोह होना शुरू हो गए थे, और जर्मनी के जो जितने भी नेता थे ना, उन्हें नवंबर क्रिमिनल कहा जाता था उस टाइम पर। ये याद रखिएगा, अगर कोई पूछ ले एग्जाम में कि नवंबर क्रिमिनल किसको कहा जाता था, तो ये याद रखिएगा कि जब वर्साइल ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर जिन पॉलिटिशियन ने किया था, उन्हें नवंबर क्रिमिनल के नाम से फेमस कर दिया था वहाँ के लोगों ने। उन्हें लगता था कि जानबूझ के इन्होंने किया है, बिक गए लोग। मगर पॉलिटिशियंस को पता था कि वो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मजबूर थे। और इसी टाइम पे ये नवंबर क्रिमिनल की कॉन्सेप्ट को लेकर ही जर्मनी के काफ़ी सारे लोगों ने एसिनेटेड भी किया था वहाँ के पॉलिटिशियंस को। अभी तक हमने देखा था कि जो जर्मनी थी उसने इस ट्रीटी पे सिग्नेचर तो कर दिए थे फाइनली। पहले तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, बट फाइनली उन्होंने सिग्नेचर कर दिए इस ट्रीटी के ऊपर बाय कंपेल्ड, कि अब उसके पास ऑप्शन ही क्या है। ठीक है, वुडरो विल्सन के 40 पॉइंट्स तो कोई मान नहीं रहा, क्योंकि जर्मनी उसमें सपोर्ट में थी। मगर अब कोई मान नहीं रहा तो जर्मनी कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो हार चुकी है। और अब हारा क्या ना करता, उस टाइप का जो सीन होता है, कुछ वैसे ही जर्मनी के साथ में हो गया था। अब जर्मनी का मैं ब्रीफ समझा देती हूँ, क्या क्या खो दिया। 10% जो लैंड था वो खो चुका था जर्मनी अपना। उसके ऑल ओवर से जितनी भी कॉलोनीज थी वो उसके छूट चुकी थी, वो ले ली गई थी। 12.5% जो पॉपुलेशन थी वो मारी गई थी वहाँ की। 60% जो कॉयल फील्ड था, जो आयरन स्टील की इंडस्ट्री थी, वो भी छीन ली गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था जर्मनी का, वो गुस्से में थी, उसे मना कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं कोई ट्रीटी साइन करेंगे, आप तो सभी कुछ छीन रहे हो। ठीक है, मगर और दूसरा उनका सोच ये भी था कि जो पूरी ट्रीटी थी, बस यही एक ही बात बार बार घूम घूम के कह रही थी कि जर्मनी हमारे सारे डैमेज के लिए जिम्मेवार है। अब जर्मनी ये सोचने में लगा था कि हम कैसे जिम्मेवार हैं। जो वॉर हुआ था वो तो ऑस्ट्रेलिया ने छेड़ा था, ऑस्ट्रेलिया सर्बिया के ऊपर छेड़ा था, मैंने तो सिर्फ हेल्प की थी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जो फिर फर्स्ट अटैक जो आया है वो भी रशिया की तरफ से आया, मैंने रशिया में तो कोई ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने तो फर्स्ट अटैक भी नहीं किया। तो जो भी हो रहा है उनकी तरफ से हो रहा है, तो सिर्फ मुझे ही क्यों ब्लेम किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को क्यों नहीं किया जा रहा। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के ऊपर इतनी पेनल्टी नहीं रखी गई थी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को सिर्फ अलग कर दिया गया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, हंगरी अलग है, दोनों को इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया था। बाकी ऐसा जो था एक ऑटोमन एम्पायर था, वो भी बाद में बताऊंगी इसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, तो अभी तो मेन फोकस हमारा जर्मनी के ऊपर, क्योंकि पूरी ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी को ही एक पॉइंट आउट करके बनाई गई थी। इससे पूरी की पूरी इसी पे मैं अभी इस पे ही फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर सारा सिलसिला का जो पूरा इंडस्ट्री थी वो ले ली गई थी। जर्मनी ये भी सोच रहा था कि हमारे पास खोने के लिए ना कुछ बचा नहीं है। ठीक है, हमारी सारी इंडस्ट्री, हमारे पीपल्स, हमारे ये सोच रहा था कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। ठीक, उसकी प्रॉपर्टी, वहाँ के लोग, उनकी जो मेन इंडस्ट्रीज थी वो, उनका सबमरीन, उनकी जो आर्मामेंट्स थे वो, उनके वेपन्स छीन लिए गए, उनके टैंक्स ले लिए गए। ठीक है, और एवरीथिंग उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी गई। भाई अब इतना पेनल्टी कौन पे करेगा, 6600 मिलियन कुछ था, तो इतना बड़ा अमाउंट था, उनके पेनल्टी डाली गई थी। तो कैसे, अब उनका यही वो दिक्कत नहीं थी, वो ये देख रहे थे कि इस ट्रीटी के थ्रू ब्रिटिश और फ्रांस जो है वो उसकी ज़मीन भी, उसकी जो कॉलोनीज है उसे भी कन्वर्ट करने में लगे हुए। हालांकि ब्रिटेन का नज़रिया वैसा नहीं था, सिर्फ फ्रांस का ही था, मगर सोच में क्या है, सोच तो कोई भी सोच सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का था रवैया जर्मनी का ट्रीटी ऑफ वर्साइल के। तो चलिए अब हम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पे चलते हैं। अब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस क्या है, ये वो कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे वर्साइल ट्रीटी को डिसाइड किया गया था। ठीक है, 1919 में वर्साइल ट्रीटी पे सिग्नेचर किए गए थे। पेरिस में एक जगह है, ये जो पेरिस में एक जगह है वर्साइल, इसी जगह पर ये ट्रीटी हुई थी, इसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी बोलते हैं। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस था,
अब इसमें क्या था कि इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले इस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग थे, जो कंट्रीज शामिल थी, वो सिर्फ डेवलप कर मतलब अलाइड पावर ही शामिल थी। बाकी किसी भी डिफीटेड कंट्री को इसमें आने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, इसकी मुख्य और ख़ास बात यही है कि इसके अंदर जो जर्मनी, मतलब मैं बता देती हूँ सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फ्रांस के जॉर्ज क्लेमेंटिनो थे, यूएसए के वुडरो विल्सन थे, और ब्रिटेन के डेविड जॉर्ज थे, और ये विक्टोरियो ऑरलैंडो इटली के, ये 4 लोग मेन जो नायक थे, ये लोग बैठे थे इस ट्रीटी को बनाने, इसको इस टर्म्स को घोषित करने। तो इसकी ट्रीटी को बनाने में, इनके टर्म्स को निर्धारित करने में यही 4 कंट्रीज थी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रीटी के अंदर जो भी टर्म्स थे वो उन लोगों के लिए तो नहीं थे जिनके लिए ये लोग तैयार कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें ना आने वाली कंट्री कौन थी? रशिया। आप बोले कि रशिया तो मेन भाई हीरो था उस टाइम पे, रशिया ने तो सबसे पहले अटैक किया था, तो रशिया क्यों नहीं बैठा इसमें? क्या हुआ कि रशिया 1917 में वॉर छोड़ के चला गया, और उसका ये था कि 1917 में वहाँ पे जार के खिलाफ वो आंदोलन होने लगे थे, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया था 1917 में, तो रशिया ने पहले ही छोड़ गया था। ठीक है, तो उसकी वजह से रशिया शामिल नहीं हुआ, बाकी ये लोग, और उसके बाद जर्मनी को नहीं शामिल किया गया, ऑस्ट्रिया हंगरी को शामिल नहीं किया, ऑटोमन एम्पायर को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल पावर थी, जो इसमें डिफीट हुई थी कंट्रीज, उनको शामिल ही नहीं किया गया कि वो अपनी बात रखें। ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस या फिर कोई भी ट्रीटी होती है तो 2 लोगों को बैठाया जाता है, जो हार गया वो भी और जो नहीं हारा वो भी, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबका अपना अपना एजेंडा था, सब अपनी अपनी सोच लेके, ये 5-4 लोग भी अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे और अलग अलग जर्मनी को ट्रीट करना चाहते थे। ठीक है, जैसे फ्रांस जो था, मैं धीरे धीरे इसको क्लियर करके बताऊंगी, एकदम खोल खोल के बताऊंगी कि फ्रांस क्या चाहता था, ये ब्रिटिश क्या चाहता था, यूएसए क्या चाहता था, और इटली क्या चाहता था। ओके, तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में सबके अपने अपने एजेंडा थे। 4 इसमें जो नायक थे, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, इटली, इन सबका अपना अपना आइडियोलॉजी था, सबका अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट था जर्मनी को लेके। कोई किसी तरीके से हराना चाहता था, कोई किसी तरीके से अपना बदला लेना चाहता था, कोई अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना चाहता था, तो सबके अपने अपने तरीके थे। तो मैं सबके बारे में एक एक करके बताऊंगी। जैसे सबसे पहले पहुंचते हैं फ्रांस में। फ्रांस बहुत बुरी तरह से फूक चुका था जर्मनी से, क्योंकि फ्रांस को मोस्टली बहुत ही अच्छी एरिया को कन्वर्ट किया था, मैंने पहले ही बताया था, लॉरिन वाले को, उसको उस पूरे एरिया को उनसे कन्वर्ट कर लिया था। फ्रांस को हमेशा डर था कि जर्मनी फिर दोबारा जब पावरफुल हो गया, अगर दोबारा से पावरफुल हुआ तो फिर वो पूरे फ्रांस को कवर कर लेगा और फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो फ्रांस चाहता था कि इसकी ना सबसे पहले इसकी कमर ही तोड़ दो। किसी भी देश की जो कमर होती है, जो उसका मेरुदंड होता है, वो उसकी इकनॉमी होती है। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि इकनॉमी में मैंने पहले बता दिया कि सारे के सारे आर्मामेंट राइट्स और जितने भी थे, मतलब इनके ऊपर खूब बड़ी पेनल्टी में अमाउंट डाला गया कि इतनी पेनल्टी आपको पे करनी है। हालांकि जर्मनी के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, मगर उसके पूरे सिटीजन्स को मिला के वो इतनी बड़ा अमाउंट उन्हें पे करना था, वो जो डैमेज का था। उससे भी पेट नहीं भरा फ्रांस का। फ्रांस ने कहा कि एक काम करो, इसकी जो जर्मनी को ना छोटी छोटी कॉलोनीज में ना ब्लॉक कर दो, इससे ना जर्मनी और वीक हो जाएगा। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से कुचल दो कि वो दोबारा कोशिश ना कर सके किसी के ऊपर अटैक करने का, दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके, उसको इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करो। सेकंड ब्रिटेन था, सेकंड जो स्टेट था, ये थोड़ा सा ना लालची टाइप का था। हालांकि लालची तो ये भी था कि, मगर इसके अंदर एक गुस्सा भी था, मगर यहाँ पर ये गुस्सा भी साथ साथ में था। ये स्टेट एक्वायर जरूर करना चाहता था, क्लोनीज में जरूर बांटना चाहता था, मगर इसके अंदर एक गुस्सा था। इससे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि जर्मनी मरे या जिए या फिर वहाँ के लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, अपनी स्टेट प्रॉपर्टी का डैमेज होने का गुस्सा। मगर ब्रिटेन बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता था। वो शुरू से कैपिटलिस्ट था और कैपिटलिस्ट वे में ही सोचना शुरू कर रहा था। वो कह रहा था कि एक काम करते, थोड़े बहुत जस्टिस पनिशमेंट के साथ में इनके जो स्टेट को रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। ठीक है,
कुछ लिमिटेशन के साथ में रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, क्योंकि और थोड़ी बहुत लिमिटेशन लगा देते हैं इनके ऊपर, इसको इस तरह से क्रोनिस को डिस्ट्रक्ट करके या फिर इनको नुकसान पहुंचा के इन पे इतने पेनल्टी लगा के तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। उसके पीछे जो व्यू थी ब्रिटेन की ये थी कि वो दोबारा से जर्मनी से ट्रेड करता था। जर्मनी कभी ब्रिटेन का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर हुआ करता था, काफ़ी बड़ी ट्रेड लेवल पे ट्रेडिंग यहाँ से हुआ करती थी जर्मनी से ब्रिटेन की। तो अब जब जर्मनी पूरी तरीके से स्पॉइल हो गया, अगर इस तरीके से उसका उसे पूरी तरीके से तोड़ देंगे, ब्रोकन कर देंगे, तो जर्मनी के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो ट्रेड कर सके, और इससे ना सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रिटेन को होता। इसलिए ब्रिटेन चाहता था कि पहले तो रिस्ट्रक्चर करो इनकी कॉलोनी को विद वेरी लिमिटेड पनिशमेंट और लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटेन की थ्योरी थी। इटली क्या चाहता था? इटली जो था, हंगरी का जो एरिया था, इटली दिख रहा है, इटली हंगरी के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करना चाहता था ताकि वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। वहीं पे अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए क्या चाहता था? पनिशमेंट शुड नॉट too much harsh, so that when the country become powerful, they will create another war, ठीक है। यूएसए कहता था कि ठीक है, यूएसए को भी लगता था कि हाँ ये गलत तो हुआ है, मगर वो हार्श पनिशमेंट के सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है। वो हमेशा ये कहते थे कि पनिशमेंट इतना हार्श मत दो कि पर्सन इतना परेशान हो जाए, वो इतना एक्सप्लॉइट हो कि फिर वो जब स्ट्रांग बने ना तो दोबारा अटैक कर दे या फिर दोबारा वर्ल्ड वॉर जैसी एक और कंडीशन क्रिएट हो जाए। तो यूएसए का मानना ये था, और उसी के तहत उन्होंने पॉइंट ऑफ वुड्रो विल्सन दिया था। 14 पॉइंट ऑफ वुड्रो विल्सन। उस टाइम जो यूएसए के जो वो प्रेसिडेंट थे वो थे वुड्रो विल्सन। सो उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए और उसका नाम 14 पॉइंट्स ऑफ वुड्रो विल्सन हुआ। उसी में एक जो टर्म था उसका नाम था, उसी में इस जो वायसराय ऑफ ट्रिनिटी की जो बात, मतलब लीग ऑफ नेशन की भी बात की गई थी। यूएसए कहता था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें सभी कंट्रीज, वर्ल्ड की सभी कंट्री पार्टिसिपेट करेगी, और अगर कोई इसी तरीके का कोई डिस्प्यूट होगा किसी भी कंट्री के बीच में तो आराम से बैठकर गोल टेबल पे, गोल मेज पे बैठकर आराम से इस संधि को मतलब उस इशू को रिजॉल्व करेंगे, ना कि फाइट करेंगे। तो ऐसा होगा कि मतलब शांति तरीके से किसी भी चीज़ का रिजॉल्व जब हो जाएगा तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा कोई दोबारा कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। इसलिए हम लीग ऑफ नेशन जैसी चीज़ बनाएंगे। वुड्रो विल्सन के पॉइंट के साथ में था ये, ठीक है। हालांकि वुड्रो विल्सन की 14 पॉइंट्स को माना नहीं गया था स्टार्टिंग में, और सभी लोग इसके खिलाफ थे। इसको काफ़ी सारे थिंकर्स ने क्रिटिसाइज किया था कि वो जो बात कर रहे हैं 14 पॉइंट्स के अंदर ये टोटली आइडियलिस्टिक है, क्योंकि ऐसा सच में हो ही नहीं सकता। अपनी लिबरल जो पॉलिसी के तहत यूएसए ने थोड़ा सा गरीमत दी थी कि भाई इतनी हार्श पनिशमेंट मत दीजिए, ठीक है। मैं 14 पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप उसी को लागू कीजिए जर्मनी पे, उसी को ट्रीटीज में इंक्लूड कीजिए, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा और आगे भी कोई वॉर जैसी कंडीशन दोबारा क्रिएट नहीं होगी अगर मेरे 14 पॉइंट्स को फॉलो किया जाता है। तो 14 पॉइंट्स के वुड्रो विल्सन की जो 40 पॉइंट्स हैं वो ये हैं। लोग इस आइडियलिस्टिक इसलिए बोलते थे कि ये हो ही नहीं सकता। उसके रीज़न ये है कि अभी
उसकी रीज़न ये कि नो सीक्रेट अलायंस, उसमें सबसे 14 पॉइंट का सबसे ऊपर वाला जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था, जो फर्स्ट वो मांग रखी गई थी, वो था कि नो सीक्रेट अलायंस। यूएसए को इस बात का बहुत अच्छे से रियलाइजेशन था कि जो ये सीक्रेट अलायंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट हुई है दोबारा से। अगर ये सीक्रेट लाइसेंस नहीं होते तो जो कंट्री ना एक दूसरे को चैन की तरह खींचती नहीं, और अगर चैन की तरह नहीं खींचती तो बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होती, और अगर बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होते तो ये इतना ग्रेट वॉर जैसा कंडीशन कभी क्रिएट ही नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सीक्रेट अलायंसेस कोई भी कंट्री नहीं करेगी, जो करना है खुलेआम करो, ठीक है। दूसरा, फ्री ट्रेड। अब कोई भी सीमा नहीं होगी, कोई भी किसी भी जगह पे जाकर कोई भी बंदा, मतलब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पे जाके फ्री ट्रेड कर सकती है, और किसी पे कोई चीज़ इम्पोज नहीं की जाएगी, विच इज़ नॉट आइडियलिस्टिक, ठीक है। कि किसी भी चीज़ पे, मतलब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है, उस पर कोई इम्पोजिशन नहीं हो, कोई टैक्स ना हो, वो फ्री, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ऐसा होना मुश्किल है। फ्री नेविगेशन, उन्होंने कहा कि जितने भी समुद्री रास्ते हैं उस पर से जो टोल जैसी चीज़ें हैं या इम्पोजिशन जैसी चीज़ें हटा दी जाए, और समुद्री मार्ग सबके लिए, सभी कंट्रीज़ के लिए ओपन कर दिए जाए। किसी का भी समुद्र के किसी भी हिस्से पे कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। ये भी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। दूसरा ये है डिक्रीज वेपन। उन्होंने कहा कि अब ये जो आर्मामेंट्स बनने की जो होड़ है ना, ये आर्म रेस भी एक रीज़न है इस ग्रेट वॉर के होने का। तो क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो देशों को बोलो कि ये जो होड़ लगी हुई है ना कि तुम्हारे पास ज़्यादा आर्म्स है, मेरे पास कम आर्म्स है, और आर्म्स को बनाने की जो ये होड़ लगी है इसको बंद किया जाए, ठीक है। लिमिटेड आर्म्स बनाइए, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आर्म बनाइए, ना कि किसी और को डिफीट करने के लिए, कनकर्ड करने के लिए बनाना चाहिए। उसके बाद रशिया टेरिटरीज रिस्टोर, ठीक है। जो रशियन टेरिटरी जो युद्ध के अंदर मतलब जर्मनी के थ्रू कनकर्ड की गई है, उसे रिस्टोर कर दीजिए, ठीक है। फ्री बेल्जियम, रशिया जो जर्मनी ने बेल्जियम पे कनकर्ड किया था उसे फ्री कर दो। फेयर एंड इम्पार्शियल रूलिंग ऑन कॉलोनियल, वो क्या है, वो ये भी उन्होंने अपने पॉइंट मतलब 14 पॉइंट्स के अंदर मेंशन किया था कि जितनी भी कॉलोनीज है जिस पे बाकी कंट्रीज ने मतलब कनकर्ड कर रखा है और उन्हें अपनी कॉलोनीज बना रखा है, उन कॉलोनीज को भी, उनकी सरकारों को भी इक्वल शासन करने का, रूल करने का, फेयर इलेक्शन करने का राइट होना चाहिए, ना कि सिर्फ उसी कंट्री का जिसने डोमिनेट कर रखा है। फॉर एग्जांपल इंडिया का ले लेते हैं। जैसे इंडिया में जो पॉलिटिशियंस थे उन्हें जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी पॉलिसीज थी उसमें खुद से डिसीजन लेने का राइट नहीं था। वो जो भी थे वो राइट जो कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे पहले एग्रीमेंट या फिर उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, तब कोई लॉ वगैरह आया करता था। हालांकि जो भी लॉ रूल रेगुलेशंस होते थे वो ब्रिटिश के खुद ही हुआ करते थे। पॉलिटिशियंस कभी इंडिया के किसी भी दल ने कोई रूल रेगुलेशन बनाने में इतना कोई बड़ा वो रोल नहीं प्ले किया कि उसने कहा और माना गया, उसके लिए भी उसे नाकों से चबाने पड़ गए। तो ऐसा नहीं चाहते थे। इसमें जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो कहना चाहते थे फेयर एंड इम्पार्शियल रूलिंग होनी चाहिए कि ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे जो 8 पॉइंट है, इटली फ्रंटियर शुड बी डाउन। जो इटली के लोग, जो इटली के गवर्नमेंट थी, उन्होंने तुरंत क्या था ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो एरियाज थे उनको कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे अपनी फोर्सेस को खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस फोर्सेस को हटा लो वहाँ से और अपने एक सही से नेशनलिज्म की एक सही से एक बाउंड्री तय करो कि तुम किसी का पार्ट नहीं हजम करो, अपनी बाउंड्री तय करो कि तुम्हारी क्या लीगल बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रो हंगरी को अलग अलग कर दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया और हंगरी अलग हो गया इसके अंदर, ठीक है। दोनों को इंडिपेंडेंट कर दिया गया और दोनों की गवर्नमेंट को कहा गया अब आप अपनी गवर्नमेंट को आराम से चला सकते हैं, अपने अपने कंट्री की गवर्नमेंट को सेल्फ रूल करें। उसके बाद बाल्कन जो स्टेट थे, जैसे मैंने पहले ही बोला था, बुल्गारिया वगैरह जो छोटे छोटे स्टेट निकले थे, बेल्जियम वगैरह, उन सबको बोला गया था कि इन सबको फ्री कर दो,
सर्बिया वगैरह को फ्री कर दिया गया। ये सब के सब जर्मनी के ही इन्फ्लुएंस में थे, तो इन्हीं सब बाल्कन स्टेट को, यूरोप के, इनको फ्री कर दिया गया। उसके बाद टर्किश रूल, क्या जो ऑटोमन एम्पायर था उसके अंदर जो एक तुर्क, जो टर्की था उसको अलग कर, इस छोटा सा जो एम्पायर, मतलब ऑटोमन एम्पायर तो बहुत बड़ा है, उसमें एक टर्की जगह थी, उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, कमाल पाशा करके एक पर्सन है, उनके थ्रू ये अलग करवाया गया था। और उन्होंने कहा था कि जो टर्की में जो रूल है उन्हें ग्रांट करो कि टर्की के लोग टर्की में रूल कर सकें। ठीक है, उनमें कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करे, कोई भी कंट्री। ठीक है, दूसरा है कि पोलैंड को इंडिपेंडेंट कर दो। ठीक है, और जो अलास्का लॉरेन का जो एरिया है वो फ्रांस का एरिया था, इसे भी वापस फ्रांस को दे दो। ठीक है, और एक लीग ऑफ नेशन करके ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ताकि भविष्य में अगर किसी भी कंट्री को किसी से भी कोई डिस्प्यूट है तो बैठ के उस मामले को रिजॉल्व किया जा सके, ताकि दोबारा इस तरीके से परेशान होके दोबारा से कोई भी कंट्री या फिर कोई आपसी मतभेद की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन ना क्रिएट हो। ठीक है, और इतना बड़ा मास डिस्ट्रक्शन ना हो, उसके लिए लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया। ठीक है, हालांकि लीग ऑफ नेशन ने स्टार्टिंग में इतना कोई अच्छा काम नहीं किया। 1945 में लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन में चेंज हो गया, क्योंकि इसने अच्छे से काम नहीं किया। मगर उस टाइम लीग ऑफ नेशन एक सहारा था लोगों के लिए कि अब लीग ऑफ नेशन बनेगा और सब कुछ शांति से बढ़िया से होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं था। जर्मनी ने काफ़ी सफ़र किया लीग ऑफ नेशन के बनने के बाद भी। ठीक है, तो ऑल ओवर ये था। अब एक छोटे से उस पर मतलब नज़र डाल लेते हैं कि किसने क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी। वुड्रो विल्सन की ये 14 पॉइंट्स को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की वर्साइल ट्रीटी के अंदर इंक्लूड किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये एवे नहीं दे दिया गया था, पहले मना जरूर किया गया था कि एड्रेस्टिक नहीं है, मगर बाद में इसे इंक्लूड किया गया था, पूरी तरीके से कोई पार्शली। ये हुआ लास्ट एंड फाइनल, ये देख लेते हैं। ठीक है, कि उस टाइम पर ये वर्साइल ट्रीटी के बाद पोलैंड, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, वाकिया जैसी कंट्रीज इमर्ज हुई, जिसे बाल्कन बोलते हैं। बाल्कन कंट्रीज है, इनको फ्री कर दिया गया। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर टर्की बन गया, रशिया जो सोवियत यूनियन बन गया, मिलिट्री रिमूव कर दी गई राइनलैंड से। ठीक है, एक अच्छा खासा जर्मनी का मिलिट्री का अड्डा था, वो रिमूव कर दिया गया वहाँ से। ठीक है, और एक बहुत बड़ी रकम मांगी गई डैमेज के लिए, जिसने जर्मनी को ही डैमेज कर दिया, जो ऑलरेडी डैमेज थी और मोर डैमेज कर दिया। चाइना और अफ्रीका की जो कॉलोनीज जो जर्मनी के पास थी वो वापस कर दी गई। ठीक है, इसमें जर्मनी का देखा जाए तो सब कुछ ले लिया गया था। ठीक है, तो ऑल ओवर यही था वर्साइल ऑफ ट्रीटी कि उसके मेन पॉइंट्स ये थे कि ये कंट्रीज जो थी वो इमर्ज हुई, और ये कंट्रीज को रशिया से अलग कर दिया गया, फ्रांस को लॉरेन वापस कर दिया गया। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ को जो जिसकी कंट्री थी वो तो वापस की ही गई, जो जर्मनी की जो बाकी जो कॉलोनीज थी, जिसमें जैसे राइनलैंड हो गया, जैसे सार हो गया, जैसे सिलसिले हो गया, तो ये सिलेशिया, सॉरी टू स्पीक दैट, और इन सारी चीज़ जितने भी ये स्टेट थे जिसमें आयरन और स्टील या फिर कॉयल माइन बहुत बड़े लेवल पे थे, जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली जो जगह थी, जो प्लेसेस थे, उन्हें ये फ्रांस और ब्रिटेन के थ्रू कंकर कर दिया गया था। होप मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। मैंने इसमें काफ़ी सारे ग्राफ्स को यूज़ किया है। आप भी उन्हीं ग्राफ्स को यूज़ करके किसी भी कॉन्सेप्ट को और इजी बना सकते हैं, इवन लिखने के लिए भी ठीक रहेगा। अगर आप ग्राफ को यूज़ करने के बाद अपने कॉन्सेप्ट को लिखेंगे तो आपके मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप सभी टॉपिक्स को आपको ग्राफ के थ्रू ही समझाऊं, ताकि ईजी रहे समझना। दूसरा, दिक्कत भी ना हो, और जब आप पेपर में या फिर एग्ज़ाम्स में कभी भी कहीं भी इसको यूज़ करें तो आपको ग्राफ के थ्रू इसके पॉइंट्स याद रहें। ठीक है, तो वर्साइल ऑफ ट्रीटी यही थी जो मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी। ज़्यादा आर्टिकल के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, मेन पॉइंट याद रखिएगा बस। हमेशा की तरह मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि अगर मेरे जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरा तरीका है, अगर आपको पसंद आता है और आपको समझ में आता है, आपको लगता है ये यूज़फुल है,
तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ये बाकी आपके जो दोस्त हैं उनकी भी हेल्प कर सके। एंड थैंक यू, बाय बाय। सॉरी हाँ, मैंने एकदम डायरेक्ट आपको बाय कर दिया। अब मेरा ये लास्ट टाइम तो मैं भूल ही गई कि अगर आपको मेरा टॉपिक समझ नहीं आता, कोई भी इशू है कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, फॉर द नेक्स्ट फर्दर, अगर आपको कोई ऐसा कोई टॉपिक है जो समझ सच में ही नहीं आ रहा, बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा, दिमाग में नहीं पड़ रहा और बुक खिस खिस के थक गए हैं, तो आप मुझे लिख के दें कमेंट बॉक्स में। मेरा ये वीडियो क्या है, ये भी लिख के देख दीजिए, ठीक है। और जो नहीं समझ में आ रहा वो भी लिख के दीजिए, ताकि मैं नई वीडियो के अंदर उसी टॉपिक पे कुछ बना सकूं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व कर सकूं।